અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સભ્યો को स्वागत है। हमारे चैनल तो जरूर सब्सक्राइब किया और हाँ घंटुली बजाना ना भूलिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है स्कूल में। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ लगे हैं, कुछ खेलने पे लगे हैं, कुछ और क्रिएटिव वर्क में लगे हैं। तो इसी के साथ हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने नियोजन व विकास पर अपनी कुछ प्रस्तुति भी जारी भी करी है। तो आज मैं तुम्हें उनसे भी रूबरू कराती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मैम ब्लॉग। गाइस हम गेम खेल रहे हैं। हाँ। गाइस ये देखो मैम यार खेल रहे हैं इन कूदेगी मैम। कौन सा गेम है? ये हाई जंप के लिए प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, कहाँ जाना है तुमने स्कूल? हमने गोचर ब्लॉक। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं हम पे बड़ी निशोद लग गई है। हाँ। और मैम बोर्ड है, सर बोर्ड है, इससे ऐसे लग खेलो वाला। खेलो थोड़ा, अंदर जाओ खेलो थोड़ा। ऐसे खेलेंगे गाइस। पकड़े मैडम एक सम गाइस जैसे आप पिट्टू खेलते हो ना घर में वैसे खेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमारी हंसी और मेरे साथ जुड़ी है मेरी सहपाठी सोनम, दिव्या और तानिया। कक्षा 12 मानविकी वर्ग की छात्राएं राजकीय इंटर कॉलेज नैनी से और उपस्थित हैं आज एक नए विषय के साथ। तो हमारा विषय है भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। तो दोस्तों, आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले युग में दुनिया के देशों में परिवर्तन महसूस किया जा सकता है। हम सुनते और महसूस करते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी और वास्तव में हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। हमारे देश की विकास दर सबसे तेज है और हम एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव हुआ? कैसे हमारे देश की विकास दर सबसे तेज है? क्यों हम एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहे हैं? वास्तव में इसके मूल में नियोजन ही है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई और इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना था और यह सब नियोजन द्वारा ही संभव हुआ। इस योजना ने हमारे देश के विकास के लिए एक दिशा प्रदान की। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे नियोजन की। तो मैं तानिया से जानना चाहूंगी कि आप नियोजन को किस रूप में देखती हैं? सामान्य तौर पर नियोजन का तात्पर्य है किसी भी कार्य को करने से पहले की तैयारी। अगर दूसरे शब्दों में इसे समझा जाए तो हम अपने जीवन में विविध कार्यों को करने के लिए अपने मस्तिष्क में एक रूपरेखा तैयार करते हैं। उसी रूपरेखा को हम नियोजन या प्लानिंग कहते हैं। पर यहाँ पर देश के संबंध में बात हो रही है तो देश के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जब हमारे देश की सरकारें यहाँ उपलब्ध आर्थिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करके देश की आवश्यकता अनुसार इसका सर्वोत्तम उपयोग करने की एक योजना बनाती है तो इसी योजना को हम नियोजन कहते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश के चौमुखी विकास के लिए 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। हालांकि अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी सन 2015 को किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तथा इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बैरी जी हैं। धन्यवाद तानिया। अब मैं दिव्या से जानना चाहूंगी कि जब नियोजन को अपनाया जाता है तो इसे किस प्रकार लागू किया जाता है? जी आंसी, नियोजन को हमारे देश में 2 तरीकों से अपनाया जाता है, जिसमें पहला है खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। बात करते हैं खंडीय नियोजन की, तो हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित किया है, जैसे कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार, ऊर्जा और सामाजिक अवसंरचनाएं इत्यादि। जब इन सभी सेक्टरों के लिए पूरे देश के संदर्भ में विभिन्न ढंग से नीतियां बनाई जाती हैं तो इसे ही हम खंडीय नियोजन कहते हैं। दूसरा आता है प्रादेशिक नियोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में आर्थिक विकास सभी जगह समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुके हैं तो कुछ क्षेत्र पिछड़ चुके हैं। आर्थिक विकास का यह असमान प्रतिरूप इस बात पर बल देता है कि आर्थिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को किस प्रकार कम किया जाए, अर्थात पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार नीतियां बनाना ही कहलाता है प्रादेशिक नियोजन। अब मैं सोनम से जानना चाहूंगी कि जब किसी भी योजना को शुरू किया जाता है तो उसके लिए कोई लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित किए गए थे? जी हाँ
आंसी किसी भी योजना को शुरू करने से पहले कुछ लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित करने होते हैं। तो आप बता सकती हैं कि इसके लिए क्या क्या लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित किए गए थे? जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर नियोजन के लिए एक लक्ष्य होता है। हर नियोजन का कुछ लक्ष्य होता है। आर्थिक विकास और नियोजन आपस में परस्पर संबंधित है, क्योंकि देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें संसाधन तो बहुत है लेकिन वहाँ आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ संसाधनों की कमी होते हुए भी उन्होंने नियोजन को अपनाया और वहाँ का आर्थिक विकास संभव हो पाया है। देश में इसी असमानता को दूर करने के लिए नीति आयोग या योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र नियोजन को अपनाया है। इसके अंतर्गत सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और भरमौर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे योजनाओं को अपनाया गया है। बहुत सुंदर सोनम। अब मैं दिव्या से जानना चाहूंगी कि जैसा कि अभी सोनम ने जिक्र किया पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का, तो क्या बता सकती हैं कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? जी हाँ अंशी, बिल्कुल। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पंचम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान उत्तराखंड मिकीर की पहाड़ियाँ, असम के उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों के 15 जिलों को शामिल किया गया था। इस पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी इस राष्ट्रीय समिति ने 600 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वतों को इसमें शामिल करने की सिफारिश की थी। समिति ने कई सुझाव प्रस्तावित किए थे, जैसे छोटे और बड़े का भेद मिटाकर सभी को लाभान्वित करना और यहाँ की जो जीविका निर्वाह कृषि है उस कृषि को निवेशोन्मुखी बनाना, पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं और यहाँ के संसाधनों का विकास करना, यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित करना। ये सभी उद्देश्य यहाँ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। बहुत सुंदर दिव्या। अब मैं तानिया से जानना चाहूंगी कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम क्या है तथा इसके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए? जी बिल्कुल, यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था सूखेग्रस्त गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना तथा सूखे के प्रभाव को कम करना। इस कार्यक्रम में मजदूर तथा भूमि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी कार्य किए गए थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को अधिक विस्तृत किया गया। शुरुआत में सिर्फ सिविल निर्माण पर बल दिया गया और बाद के वर्षों में सिविल निर्माण के साथ साथ चारागाह विकास, वनीकरण, सिंचाई परियोजनाओं और भूमि विकास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक पठार, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि शामिल थी। इस कार्यक्रम की समीक्षा के पश्चात यहाँ के पिछड़े वर्ग की समितियों ने पाया कि यह कार्यक्रम सिर्फ कृषि भूमि तक सीमित है। कृषक एक ही भूमि पर खेती करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रही है। इसका अर्थ था कि यहाँ का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है और इन क्षेत्रों में अभी भी बेहद विकास की आवश्यकता है। इसको देखते हुए सरकार ने यहाँ वैकल्पिक रोजगार के अवसर और जल संभर परियोजना द्वारा मानव विकास और पारिस्थितिकी संतुलन बनाना ही इस रणनीति का प्रमुख हिस्सा माना था। अब मैं सोनम से जानना चाहूंगी कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र क्या है तथा इनके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए? भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित 2 तहसीलों भरमौर तथा होली में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर है तथा यह हिमाचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ इस क्षेत्र के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत विस्तृत हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 1500 से 3700 मीटर तक है। भरमौर क्षेत्र में गद्दी जनजाति निवास करती है, जो कि गदियाली भाषा बोलते हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी पालना, ऋतु प्रवास करना तथा आंशिक कृषि करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 39,113 थी और जनघनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 21 नवंबर सन 1975 को यह क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित हुआ और 1970 के दशक से यहाँ विकास होना प्रारंभ हुआ, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखा गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उपयोजनाएं अपनाई गई और
जनजातीय उपयोजनाएं अपनाई गई और भरमौर क्षेत्र को समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में विकास करना था तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के बीच इसके अंतर को कम करना था। और इस वर्तमान समय तक इस क्षेत्र में काफी विकास हो चुका है। जैसे कि 1971 में यहाँ की साक्षरता दर 1.88% थी, वही आज यहाँ की साक्षरता दर 65% से ज्यादा हो गई है। यहाँ के विद्यालयों, पेयजल, विद्युत, संचार और परिवहन में भी काफी विकास हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नियोजन से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। तो दोस्तों, नियोजन वह उपकरण है जिसके द्वारा सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। और क्या आप जानते हैं, नियोजन और सतत पोषणीय विकास का के बीच में सीधा और गहरा संबंध है। नियोजन का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने से पहले की तैयारी, और सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास करना जिसका लाभ भविष्य की पीढ़ी भी उठा सके। और जैसे भरमौर जनजातीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र, ये इन सभी क्षेत्रों में विकास नियोजन द्वारा ही संभव हुआ है। नियोजन सतत विकास को प्राप्त करने का एक जरिया है और सतत विकास नियोजन का ही लक्ष्य है, ताकि विकास लंबे समय तक चल सके। धन्यवाद।